बनारस का नाम सुनते ही आपके मन में गंगा नदी, उस पर बने घाट और घाटों पे बने मंदिर और हाथों में चिल्म लिए भगवान भोलेनाथ का प्रसाद कहे जाने वाले गांजे का दम भरते साधु और माथे पे तिलक लगाए बाबा भोलेनाथ का नाम चिपकाए, ये सभी ख्याल आपके सबके मन में दौड़ जाते होंगे। और ये शहर जिसे हम काशी, बनारस या वाराणसी बुलाते हैं, आखिरकार क्या है इसका इतिहास? तो दोस्तों, जो बात मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ वो मुझे कुछ साधुओं के द्वारा प्राप्त हुई थी। बात उस समय की है जब भगवान शिव और पार्वती जी की माता पार्वती का विवाह हुआ। जैसे हर स्त्री के मन में आता है कि भी अब विवाह के उपरांत कहाँ जाएंगे, वैसे ही माता पार्वती के मन में आया और उन्होंने पूछा, प्रभु अब कहाँ जाएंगे? वो है भोला भंडारी, अपनी तीसरी आंख से पूरे भूमंडल को छान मारा और काशी उसमें से निकल के आया कि यही सबसे उपयुक्त स्थान है। उस समय काशी को आन कान के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब होता है ब्लिसफुल फॉरेस्ट। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम वहीं रहेंगे, क्योंकि माना यह जाता है कि माता पार्वती ने यह विवाह पिता के बिना मर्जी के किया था। लेकिन पिता तो पिता हैं। विवाह के उपरांत पिता ने अपने कुछ सेवकों को भेजा कि जाके पता करो कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कुछ भी ज़रूरत हो वो वहाँ पे दे के आओ। जैसे ही सेवकों ने काशी में प्रवेश लिया, उनका मन परिवर्तन हो जाता है, उनका सभी का मन शांत हो जाता है और जो भी वो अपने साथ लेके आए थे वो वापस ले गए, क्योंकि उन्हें वहाँ किसी चीज़ की भी कमी नहीं लगी। तब राजा दक्ष ने पूछा कि बताओ वहाँ की क्या स्थिति है? तब सेवक बोले, हे राजा, वो सब कुछ बताया नहीं जा सकता, आपको वहाँ जाकर ही अनुभूति होगी। तो यही है काशी का इतिहास। काशी को ऐसे ही भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी नहीं बोला जाता। यहाँ एशिया के सबसे बड़े रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी फेमस है। लोग अगर काशी को मंदिरों के शहर, शास्त्रीय संगीत का शहर, शिक्षा का शहर और सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी के नाम से भी जानते हैं। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित है, जो कि काफ़ी पवित्र माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति वाराणसी या काशी में मरता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान शिव से मिल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप अपना वाराणसी का ट्रिप कैसे प्लान करेंगे, आपको कहां कहां घूमने के लिए जाना चाहिए। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो दिल्ली से 800 साढ़े 800 किलोमीटर, लखनऊ से 350 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ आने के 3 मोड हैं, बाय ट्रेन, बाय बस या अपने ट्रैवल से, अपने कन्वेंस से आ सकते हैं, और बाय फ्लाइट। पहले बात करते हैं बाय रोड। तो बाय रोड अगर आप अपने कन्वेंस से आना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कार से आना चाहते हैं या टैक्सी से आना चाहते हैं, तो आप दिल्ली का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ और आप वाराणसी आ सकते हैं। कलकत्ता से भी आप कलकत्ता होते हुए और बिहार होते हुए वाराणसी आ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे रेलवे की, तो यहाँ से काफ़ी सारी ट्रेन दिल्ली से और काफ़ी जगहों से जाती हैं, विशाखापट्टनम से, कर्नाटका से, हर जगह से ट्रेन वहाँ पे आती हैं। वाराणसी में 2 जंक्शन है, 2 रेलवे स्टेशन है। एक का नाम अभी चेंज होके बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है और दूसरे का नाम पहले से ही वाराणसी जंक्शन था, जिसे कैंट के नाम से भी जाना जाता है। फ़्लाइट के लिए ऑलरेडी यहाँ पे एयरपोर्ट है, तो आप बाय फ्लाइट भी आराम से आ सकते हैं। बात करते हैं रहने की। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन होटल्स वगैरह आराम से मिल जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, 500 से लेके
और ऊपर की कोई रेंज नहीं है, आप आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। 500 में आपको, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के डॉर्मेट्री मिल जाते हैं, जो कि सोलो को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सोलो ट्रैवलर को। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो 1000 रुपये से लेके और 3-3.5 हज़ार तक का बहुत अच्छा रूम आपको मिल जाता है। जानते हैं कि वाराणसी हमें कब विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों, वाराणसी विजिट करने का मैं आपको बता दूं, ये अक्टूबर से फरवरी का जो टाइम है बहुत ही सुटेबल टाइम है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ गर्मी काफ़ी पड़ जाती है। तो अगर आप आनंदपूर्वक दर्शन करना चाहते हैं तो आप अपना जो ट्रिप प्लान करें वो अक्टूबर से फरवरी का करें, क्योंकि सर्दियों में इस शहर को एक्सप्लोर करने का अपना अलग ही मज़ा है। चलिए, अब समय है वाराणसी को एक्सप्लोर करने का। डे 1 पे आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें और सबसे पहले आप घाटों को एक्सप्लोर करें। तो वाराणसी ये गंगा नदी के बैंड पे स्थित है, तो जितने भी घाट हैं, जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, वो सब घाट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे 84 घाट पाए जाते हैं और ज़्यादातर घाट आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहें घाट टू घाट वॉक करके भी जा सकते हैं। में से ज़्यादातर घाट जो हैं वो आपके स्नान और पूजा करने के लिए हैं। ज़्यादातर घाटों के ऊपर आपको मंदिर मिल जाएंगे। केवल 2 घाट ऐसे हैं जिस पे आप पूजा याचना नहीं कर सकते हैं। एक है आपका मणिकर्णिका घाट और एक है हरिश्चंद्र घाट। तो 84 घाटों में से 5 घाट बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। एक है उसमें 80 घाट, दूसरा है दशमेव घाट, तीसरा है पंचगंगा घाट, चौथा है मणिकर्णिका घाट और 5वां है आदि केशव घाट। अगर आप और 84 घाट तो खैर आप घूम ही नहीं सकते हो, अगर आप ये केवल 5 घाट भी घूम लेते हो तो भी आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। तो चलिए, आप पंचगंगा घाट में अपना पवित्र स्नान कर सकते हैं। पंचगंगा घाट को 5 नदियों का संगम माना जाता है: गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और दीप पापा। लेकिन आजकल तो गंगा ही देखने को मिलती है। चलिए, अब बात करते हैं मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों के बारे में। यहाँ पे काफ़ी लोग वाराणसी अपने आखिरी दिनों में आते हैं, पर ऐसा क्यों है? इसके लिए हमें मोक्ष का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हिंदू धर्म के अनुसार हमारा जीवन एक कालचक्र है। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म इसके अभिन्न अंग हैं। इसी कालचक्र से मुक्ति पाने का एक रास्ता है मोक्ष। क्योंकि सप्तयुगों में वाराणसी सबसे पवित्र स्थान है, तो अगर आपकी मृत्यु यहाँ पे हो जाती है तो आप इस काल चक्र के जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। वाराणसी में मृत्यु एक उत्सव है, इसे लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे दाह संस्कार के लिए मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट का यूज़ करते हैं। यही 2 शमशान घाट भी माने जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बता देता हूँ। आज ये मंदिर बड़ा ही भव्य दिखाई दे रहा है। इसकी बिल्डिंग, इसकी इमारत, इसकी शिलाएं, इसके ऊपर जो डोम बना हुआ है गोल्ड का है, वो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन 17वीं सदी में, 16वीं सदी में ये मंदिर तब भी था और इसे कई बार इसको ढाया गया है, कई बार तोड़ा गया है और कई बार ये बनाया भी गया है। लास्ट टाइम जो इसका बनाया गया था वो 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य की अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया था। पौराणिक कथाओं में ये भी बताया जाता है इस स्थान पर शिवलिंग विस्थापित किया गया था और ऐसा माना जाता है कि अगर इस मंदिर में दर्शन करने और गंगा जी में स्नान करने से जो भी महिला पुरुष ये काम करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि हमारे जो देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापित है। इसकी इतनी महिमा है।
इसके बाएं तरफ जो है वो है हमारा ललिता घाट, और दाएं तरफ है ये है आपका मणिकर्णिका घाट। अब जो वीडियो में आप देख रहे हो ना, ये आप ये मान के चलो कि ये तो बहुत सुंदर हुआ इस टाइम, इतना पहले ऐसे नहीं था। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, तो उन्होंने इस पे बहुत काम कराया, ये पूरा कॉरिडोर बनवाया। साथ में क्या किया, जो हमारा ललिता घाट है उसी पे मंदिर है हमारा पशुपति मंदिर। मैं ये भी बता दूं, पूरे विश्व में 2 ही पशुपति मंदिर हैं, एक हमारा नेपाल में है काठमांडू में, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर अभी तक भी आपने नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरा यहाँ पे ललिता घाट में है। तो ये अब ऐसा सिस्टम हो गया कि अगर आप किसी भी एक मंदिर में जाओ तो दोनों को इंटरकनेक्ट कर दिया है, आप अंदर से ही दोनों मंदिरों को जोड़ दिया है, तो वो भी आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसमें बता दूं, इसमें लाइन काफ़ी लंबी होती है। अगर आप घाट की तरफ से आ रहे हैं तो आपको लाइन छोटी मिलेगी, लेकिन ये सबको नहीं पता बात। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, द्वार नंबर 4 से, द्वार नंबर 1 से, और वो मार्केट की तरफ से आते हैं, तो वहाँ पे लाइन लंबी होती है, ऑलवेज लंबी होती है। तो आप क्या करें, घाट आ जाएं, घाट में स्नान भी कर लें, और स्नान करके आप घाट की तरफ से इसमें एंट्री करें, और आपके बहुत बड़ा गेट है, और बहुत लाइन तो होगी उसमें भी, ऐसा नहीं है लाइन नहीं होगी, तो आपके दर्शन हो जाएंगे। साथ में अगर आप और जल्दी थोड़ा वीआईपी दर्शन करने की भी सुविधा है इसमें, तो 300 रुपये की एक पर्ची कटती है मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा, उसको बोलते हैं ये सुगम दर्शन। तो सुगम दर्शन की 300 रुपये की आप इंडिविजुअल एक बंदे की पर्ची कट जाएगी, और आप जल्दी से जल्दी दर्शन करके आ सकते हैं। लेकिन माना ऐसे जाता है, वो भी क्या, दर्शन जो लाइन के बिना हुए, जो बिना देरी के हुए। तो हर चीज़ जो कष्ट से मिलती है वो अच्छी होती है। तो ये रहा हमारे आज का जो हमारा डिस्कशन था विश्वनाथ मंदिर के बारे में। चलिए करते हैं फिर अगले किसी पड़ाव पे बात। चलिए अब बात करते हैं पशुपति मंदिर की। ये पशुपति मंदिर मैंने जैसे बताया काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर से ही कॉरिडोर जा रहा है इस मंदिर के लिए, और ये ललिता घाट के ऊपर पड़ता है। मंदिर का साइज़ अगर हम कंपेयर करेंगे नेपाल काठमांडू वाले मंदिर से तो थोड़ा छोटा है, क्योंकि काठमांडू वाला जो अपना पशुपति मंदिर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है वो। लेकिन मंदिर तो मंदिर है, और इससे जो पूरा गंगा जी का व्यू आता है वो बहुत सुंदर आता है, क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे है, और गंगा के किनारे ये मंदिर की जो अपनी छवि है वो बहुत ही सुखद और शांति प्रदान करती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपने किसी एक पशुपति मंदिर के दर्शन किए हैं तो दूसरे के कभी ना कभी जरूर करने चाहिए, ऐसी एक आस्था है। तो मैंने नेपाल वाले मंदिर का ऑलरेडी दर्शन करे हुए थे अप्रैल 2024 में, और अभी दिसंबर 2024 में मैंने ये वाले मंदिर के भी दर्शन कर लिए। और ये हमारे शिव भगवान का ही एक मंदिर है, एक वर्जन है, ठीक है, और इसको नेपाली मंदिर भी बोला जाता है। चलिए अब मिलते हैं दूसरे किसी पड़ाव पे। चलिए, इतना पैदल चलने के बाद, इतने घूमने के बाद, अब तो खाना कुछ बनता ही है। अब हम करते हैं कुछ फूड ब्लॉगिंग। तो दोस्तों, मेरा पहला पड़ाव था दीनानाथ चाट भंडार। ज़्यादातर जितनी भी चाट भंडार हैं ये 2 बहुत फेमस हैं, एक दीनानाथ और एक काशी का मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो इस पे जो सबसे बड़ी फेमस चाट होती है वो टमाटर चाट ही है दोनों जगह। तो आप एक बार आएँ तो ज़रूर एक बार टेस्ट तो ज़रूर बनता है। तो आप इस पर जो अवेलेबल है वो आपका समोसा चाट है, आपका टमाटर चाट है, आलू टिक्की वो तो बहुत फेमस है, वो तो हर जगह बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन जो बनारस की सबसे फेमस है वो है आपकी टमाटर चाट। ठीक है जी, अब हमारा ये नेक्स्ट जो हमारा अपना पड़ाव आता है वो है ठटेरी बाज़ार में। तो हम ठटेरी बाज़ार पहुँचे, बड़ी तंग गलियों के बीच में ये शॉप है, और जिसका नाम है द राम भंडार। दोस्तों, ये मोर देन 100 ईयर्स पुरानी शॉप्स हैं यहाँ पे, मतलब 100 साल से पहले से यहाँ पे इस तरह का खाना वाना मिलता था। अब आप ये लगा लो, एक दिन में कई हज़ार लोगों को ये खाना प्रोवाइड करते हैं,
और बहुत लंबी लाइन है। और वो लाइन इसलिए भी लंबी दिखाई देती है, रीज़न क्या है कि गलियां बहुत तंग हैं, बहुत पतली गली है। लेकिन यही है कि एक बार तो बनता ही है। अगर आप बनारस जा रहे हैं तो इसे मिस ना करें, ज़रूर जाइएगा। और ये यहाँ पे जो रेट है बहुत कॉमन है, ज़्यादातर शॉप्स का मैंने देखा प्राइस सेम ही है। तो 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़, यही दो रेट आपको मिलेंगे, या तो कोई सामान 50 का है या कोई 60 का है। तो जो राम भंडार है ये चाट भंडार नहीं है, राम भंडार है। ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे मिलता है आपको पूड़ी, सब्जी, भाजी, लस्सी, इस तरह के आइटम यहाँ पे मिलते हैं। तो एक बार तो यहाँ पे भी खाना बनता है। ये है मलैया और ये है दुग्ध सागर, वही सेम। ले लीजिएगा हमसे। अच्छा बताइए फिर आप। ये बनारस का फेमस मक्खन मलइयो। बिल्कुल ठीक बात है। इसका बनता कैसे है, रात को जो है तो इसको दूध खौला कर ऊपर छत पर रखना है कोहरे में। ठीक है। रात में कोहरा गिरता है तो सुबह लेकर नीचे आते हैं तो उसमें 6 आइटम डालते हैं। ओके। रबड़ी है, मलाई है, केसर है, इलायची है, चीनी है, मक्खन। ठीक बात। और 7वां दूध, 8वां खाने वाले, 9वां मैं खिलाने वाला। देखो 8वां ये रहा भैया, ये झूठ नहीं है कि मैं खा रहा हूँ, इसमें भी बात और है। 10वां मनी राम। 10वां मनी राम। तो भैया कितने का आता है ये हमारा? ये 50 रुपीज़ का 50 रुपीज़ का है। अगर थोक में लेंगे तो 500 रुपया केजी। अच्छा, थोक में लेंगे 5 रुपये? नहीं, थोक में तो कोई क्यों लेगा, मैं तो टूरिस्ट के लिए बात कर रहा हूँ। थोके ज़्यादा नहीं, जो मेरे दर्शक अगर आए तो वो तो वही है। यहाँ के ड्रेस 50 सब ले। तो भैया ये 50 रुपीज़ का है और ये दुग्ध सागर है और ये बड़ा फेमस है यहाँ पे। और अगर यकीन मानो मैंने भी शायद वीडियो देख के ही आया हूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी वीडियो देख के ही आया हूँ, लेकिन जो सुना था वो ठीक ठाक है। अभी इसमें दूध भी देंगे खाने के बाद, और इसमें दूध भी मिल जाता है भाई। केसर। तो अगर आप बनारस आए तो एक बार टेस्ट करना तो बनता है। आपको स्वाद लगे ना लगे उसकी मैं गारंटी नहीं लूँगा, बट मुझे लगता है आपको लगेगा। चलिए, आपको इसमें इनके और भी प्रोडक्ट हैं। मुझे रबड़ी दिखाई दे रही है, एक मुझे ये लस्सी दिखाई दे रही है। तो 2-3 आइटम हैं इनके फेमस। आए तो ज़रूर टेस्ट करें, टेस्ट करने में कुछ नहीं जाता, एक बार आपको आइडिया लग जाएगा। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग पे। तो दुग्ध सागर के बाद हमारा नेक्स्ट फूड जो ब्लॉग हमें करना था वो था काशी चाट भंडार। दोस्तों, अगर आप वाराणसी में हो, काशी में हो, तो आपको ये 2-4 नाम तो याद करने पड़ेंगे। मैं लिस्ट बना के दे दूँगा। तो क्योंकि अगर आपने ये टेस्ट नहीं करे तो बेशक स्वाद है या नहीं है वो आपको बताना है, लेकिन आपके मन में ये रह जाएगा कि हाँ मैं गया था, मुझे वहाँ ये खा के नहीं आया। तो यहाँ बहुत बड़ी फेमस ये एक टमाटर चाट मिलती है, वो बहुत फेमस है इनकी। अब स्वाद तो देखो, मैं तो सही बोलूँगा, मुझे तो बहुत खास लगी नहीं। टमाटर की चाट है, टमाटर का टेस्ट आ रहा है उसमें, थोड़ी मीठी है, देसी घी इतना डाल देते हैं उसके अंदर, तो देसी घी तो किसी में भी डाल दो आपका स्वाद आ ही जाएगा। तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि एक बार इसको ज़रूर टेस्ट करें, साथ में किसी और भी दुकान से खा के देख लें तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे वो कहते हैं ना कि एक बार जब नाम बिकता है तो बिकता चला जाता है, तो ये हमारा काशी चाट भंडार का वही हाल हो रहा है। बहुत भीड़ यहाँ पे आती है, बट एक बार तो स्वाद करना बनता ही है। बाकी काशी विश्वनाथ की ये मार्केट है, बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको बनारसी साड़ी जो इतनी फेमस हुई है, पहले बहुत चलती थी मेरी मम्मी के टाइम पे। मतलब अगर मैं बात करूँ 25-30 साल पहले, तो बनारसी साड़ी का बहुत क्रेज़ था। अभी भी है, साउथ की तरफ तो बहुत क्रेज़ है, बट अभी और भी मटेरियल आ गया तो लोग उसी का पहनते हैं। तो मेरा सिर्फ आपको एक ही चीज़ का बोलना है कि आप अपने बिलोंगिंग्स का बहुत ध्यान रखें, मोबाइल का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, पूरे भारत से लोग आते हैं, और थोड़ा सावधानी बरतें। ये वीडियो का मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इसका एक पार्ट और आएगा, मैं एपिसोड नंबर 2 वो भी मैं जल्दी में ही डाल दूँगा। तो आप इसके एंजॉय करें, देखें, कुछ कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भोले बाबा की।